Hello everyone, this is Jyoti from Nirbhar Academy. I heartily welcome you to your English class. So let's discuss that what we are doing today. So today we will do the part 2 of the most important short answer type questions of the address which is written by Marga Minko. Rest of the questions we have already discussed in the first video. Previous video में हम part 1 discuss कर चुके हैं और अब हम अपने rest of the questions discuss करेंगे. Did the daughter of Mrs. Dorling know anything about the nice things that they were using in their home? Give a reasoned answer. So question is that कि जो Mrs. Dorling की बेटी थी वो क्या ये सब चीज़ें जानती थी कि जो nice things हैं, जो एंटीक चीज़ें उनके पास हैं वो किससे बिलोंग करती हैं और वो कहाँ से उनके पास आई हैं. सो आपको एक रीजनेबल आंसर इसमें बताना पड़ेगा कि ऐसा क्या कारण था जिससे आप इस चीज़ को प्रूव कर सके दैट शी वॉज अवेयर ऑफ दीज थिंग्स और not. So the answer will be no. No, she was not aware. Yes. So now we will begin. No. The 15-year-old daughter of Mrs. Dorling know nothing about the nice things. उन सब चीज़ों के बारे में वो नहीं जानती थी. एंड शी वॉज शोइंग द रीज़न क्या था कि हम ये प्रूव कर सके दैट शी वॉज नॉट अवेयर. सो इसका रीज़न क्या था? शी वॉज showing the teapot with gold border. वो नरेटर को, जब नरेटर सेकेंड टाइम विजिट करती है और जब वो उसको अंदर बुला लेती है उसकी डॉटर मिसेस डॉर्लिंग की, तो वो उसको दिखाती है दैट दे वर हैविंग द यूनिक थिंग्स, कि उनके पास कितनी एंटीक थिंग्स है, यूनिक थिंग्स है. So she was showing the pot with gold border, the antique plates, वो मिसेस जो डॉर्लिंग की डॉटर है वो ये सारी चीजें किसको दिखा रही है? वो ये सारी चीजें नरेटर को दिखा रही है. एंड द सिल्वर कटलरी विद प्राइड, कि देखिए हमारे पास कितनी सुंदर सुंदर चीजें हैं. एंड शी न्यू नथिंग अबाउट मिसेज एस के बारे में वो कुछ नहीं जानती है और ये भी नहीं जानती है हाउ हर मदर Mrs. Dorling, her mother acquired those nice things, कि उसकी मदर को ये सब चीजें कहाँ से मिली थी, कहाँ से उसको ये सारी चीजें प्राप्त हुई थी, ये बिल्कुल नहीं पता था उसको. She was totally ignorant about them. So अगर उसको पता होता तो वो ऐसे किसी को शो भी नहीं करती, खास करके वो नरेटर उसके लिए बिल्कुल स्ट्रेंजर थी, लेकिन फिर भी वो चीजें उसको शो कर रही थी. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द जर्नल चेंज इन लाइफ आफ्टर द लिबरेशन एंड द वॉर. अब हमें ये बताना है कि जो चेंजेस आते हैं वॉर के बाद में इन लाइफ आफ्टर द लिबरेशन एंड द वॉर, तो उसके बारे में हमने डिस्क्राइब करना है कि इसमें डिस्क्रिप्शन है उस चीज का कि वो जो लड़की है वो सोचती है कि वॉर के बाद उनकी जिंदगी थोड़ी सी सुकून वाली हो गई है, तो चेंज किस तरह का आता है वो अब हम इस क्वेश्चन में देखेंगे. यस, द वॉर केम विद सफरिंग्स, and disasters.
बहुत सारे सफरिंग लेकर के आया, बहुत सारे डिजास्टर्स लेकर के आया। वॉर, वो जब भी होता है वॉर हमेशा सफरिंग्स और डिजास्टर्स लेकर के आते हैं। हाउएवर व्हेन द वॉर वॉज ओवर, लेकिन फिर भी जब वॉर खत्म हो गया था, थिंग्स चेंज्ड, थिंग्स changed for the better, for the better. Gradually, धीरे धीरे, everything, gradually means slowly slowly, gradually everything became normal again, normal again. Bread was available, it means लोगों को खाना मिलना शुरू हो गया था। And the people could sleep, the people could sleep in their beds, in their beds unthreatened, बिना डरे हुए, unthreatened. अब लोग जो हैं बिना डरे सो सकते थे, उनको खाना आराम से मिलना स्टार्ट हो गया था, धीरे धीरे जिंदगी जो थी वो नॉर्मल हो गई थी। आफ्टर द लिबरेशन, आफ्टर द लिबरेशन लाइफ बिकेम more relaxed and peaceful. ऐसा लगने लगा था कि एक लंबे समय के बाद जिंदगी में थोड़ी सी रिलैक्सेशन आई है, थोड़ी सी शांति आई है। तो इस तरह के जो चेंजेस हैं वो आफ्टर द वॉर जो है वो देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द नरेटर जंप अप टू गो विदाउट वेटिंग फॉर मिसेस डोरलिंग? यहाँ पर जो नरेटर है, शी हैज कम टू टेक ऑल द नाइस थिंग्स, ऑल द बिलोंगिंग्स ऑफ हर मदर, बट वो एकदम से ही खड़ी होती है और जाने की कोशिश करती है बिना मिसेस डोरलिंग से मिले। तो उसका रीजन क्या था? यस, द नरेटर हैड बीन, द नरेटर had been at Mrs. Dorling's house, Mrs. Dorling's house with her daughter, for quite some time, कुछ देर के लिए वो यहाँ पर जो मिसेस डोरलिंग की बेटी है उनके साथ यहाँ पे रहती हैं। शी वॉज गेटिंग लेट, उसको देर हो रही थी। रीजन क्या था? उसने देखिए वहां पे मिसेस डोरलिंग को ये बताया था दैट स्पेशली आई हैव कम हियर बाय ट्रेन टू मीट यू, कि मैं ट्रेन से आपसे मिलने के लिए आई हूँ। तो इसलिए अब उसको वापस भी कहाँ जाना है, अपनी जो ट्रेन है वो पकड़नी है। बिकॉज हमने एक सीक्वेंस यहाँ पे ये भी देखा था कि जब वो वापस स्टेशन जाती है उसके बाद वो वापस सेकंड टाइम विजिट करती है मिसेस डोरलिंग के घर पर। तो यहाँ पर वही चीज है दैट शी वॉज टू कैच हर ट्रेन, उसको अपनी जो ट्रेन है वो पकड़नी है। टू कैच हर ट्रेन, उसके ट्रेन का भी टाइम हो चुका है। शी हैड नो टाइम टू स्टे, नो टाइम टू stay there waiting for Mrs. Dorling, waiting for, ज़्यादा इंतजार करे, for Mrs. Dorling. She walked down the passage, finding
हर ओन वे, हर ओन वे। बिकॉज जब वो अंदर आई थी नरेटर, तो मिसेस डोरलिंग की डॉटर उनको अंदर लेकर के आई थी, उसको रास्ता दिखाते हुए। लेकिन यहाँ पर वो मिसेस डोरलिंग की बेटी की हेल्प लिए बिना ही अपना रास्ता ढूंढते हुए वहां से बाहर निकल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड नरेटर रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। वो ये क्यों डिसाइड करती है कि मुझे इस एड्रेस को अभी भूल जाना है, इसका रीजन क्या है? यस, the narrator came to Mrs. Dorling's house to recollect the belongings of her mother। वो अपनी मदर की चीजों को रिकलेक्ट करने आती है उनके घर पे। नो डाउट they aroused they means all the belongings, they aroused nostalgic feelings of former times। नोस्टैल्जिक्स मीन्स क्या होता है? फीलिंग ऑफ सैडनेस मिक्स्ड विद जॉय एंड हैप्पीनेस। सो वो सारी चीजें जब वो देखती है तो वो सारी की सारी चीजों को देख करके उसको एक नोस्टैल्जिक फीलिंग आती है। फॉर्मर टाइम्स मीन्स पुराने टाइम की। लॉन्ग टू possess them। लॉन्ग टू मीन्स अब उसकी इच्छा नहीं है, डिजायर नहीं है कि वो इन चीजों को वापस ले। देयर ट्रू ऑनर वॉज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, उन सभी चीजों का, नाइस थिंग्स का जो ट्रू ऑनर है, जो कि मिसेस एस है, नरेटर की मदर है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। इट वॉज बेटर टू फॉरगेट दैम। अच्छा है उनको उन चीजों को भूल जाना। एंड द uncharitable मिसेस डोरलिंग, क्योंकि मिसेस डोरलिंग का जो कोल्ड बिहेवियर था वो नरेटर ने बिल्कुल फील कर लिया था उसको, और वो उन चीजों को भी और मिसेस डोरलिंग को भी बिल्कुल भूल जाना चाहती थी। शी ऑल्सो wanted to forget the address which symbolized a tragic past। उन सभी चीजों को भी भूल जाना चाहती हैं, वो डिसाइड कर लिया उन्होंने। और द अनचैरिटेबल मिसेस डोरलिंग, शी ऑल्सो वॉन्टेड टू फॉरगेट द एड्रेस विच सिम्बोलाइज्ड अ ट्रेजिक पास्ट, और साथ ही साथ उस एड्रेस को भी भूलना चाहती है जो कहीं ना कहीं उसके ट्रेजिक पास्ट का एक सिंबल था। और इसीलिए उसको ज्यादा इजी लगा कि ये शायद ज्यादा इजी है उस एड्रेस को भूल जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी द एड्रेस। कि इस स्टोरी का जो नाम रखा गया है, जो टाइटल रखा गया है द एड्रेस, आप इसे कैसे जस्टिफाई करेंगे दैट इट इज वेरी एप्ट फॉर द स्टोरी। सो मार्गा मिंको, ऑथर ऑफ दिस चैप्टर, Marga Minko has very aptly
has very aptly and logically titled this story, this short story, the address. Narrator and her mother were victims of the war, sufferer हैं वो war की, and they had no permanent उनका कोई परमानेंट एड्रेस नहीं है. They had no permanent address worth the name कि जो नाम लेने लायक हो या ऑथर ने उसको यहाँ पर मेंशन किया हो. ऐसा कोई उनका एड्रेस है ही नहीं. परमानेंट एड्रेस तो किसका है? मिसेस डोरलिंग का है, जो कि 46 मार्कोनी स्ट्रीट है. एंड इसीलिए वो अपना कोई भी एड्रेस उसने इस चैप्टर के अंदर मेंशन नहीं किया है. ऑल द नाइस थिंग्स were at 46 मार्कोनी स्ट्रीट. सारी की सारी जो चीजें हैं वो कहाँ अवेलेबल हैं अभी? मार्कोनी स्ट्रीट, 46 मार्कोनी स्ट्रीट. They aroused nostalgic feelings of former times. पुराने जो पास्ट है उसकी यादों को वो ताज़ा करती हैं वो सारी की सारी चीज़ें. बट देयर ट्रू ऑनर लेकिन जो उनका असली हकदार है, जो उनका मालिक है, was no more in this world. वो तो अब इस दुनिया में है ही नहीं, वो मर चुकी हैं. एंड द नरेटर resolved to forget them. डिसाइड करती है कि मुझे इन सब चीज़ों को भूल जाना है. एंड ऑल्सो द एड्रेस और उस एड्रेस को भी भूल जाना है. वेयर दे ले, जहां पर वो चीजें रखी हुई हैं. दे किसके लिए यहाँ पे? दिस इज रेफरिंग टू ऑल द नाइस थिंग्स. तो उसने डिसाइड किया कि मुझे अब इन सब चीजों को भूल जाना है, इस एड्रेस को भूल जाना है. सो द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज रियली वेरी एप्ट, द एड्रेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन. उसके चेहरे को देखकर बिल्कुल ही लगा नहीं कि उसने कोई भी ऐसा साइन दिया है जिससे मुझे लगा हो कि उसने मुझे पहचान लिया है. डू यू थिंक द वुमेन डिड नॉट रिकॉग्नाइज द नरेटर? क्या आप सोचते हैं इस बात को कि जब उनकी फर्स्ट मीटिंग हुई वहां पर तो उसने वुमेन कौन है? मिसेस डोरलिंग. क्या उसने नरेटर को नहीं पहचाना था? और शी वॉज मेयरली प्रिटेंडिंग, या फिर वो सिर्फ शो ऑफ कर रही थी, दिखावा कर रही थी. मेयरली मीन्स क्या? ओनली. प्रिटेंडिंग मीन्स दिखावा करना. सो द आंसर विल बी obviously the woman was pretending that she didn't recognize the narrator. वो सिर्फ प्रिटेंड कर रही थी कि उसने उसको नहीं पहचाना था. As soon as she realized that
realized that she has been found out, लेकिन जैसे ही उसने रियलाइज किया कि उसको मिसेस डोरलिंग को नरेटर ने पहचान लिया है, शी सेड, उसने कहा, बिकॉज उसने उसकी मदर का निटेड कार्डिगन पहना हुआ था जो कि नरेटर की नज़र उस पर पड़ती है, तो एकदम से उसको भी लगता है कि शायद नरेटर उसे पहचान चुकी है। तो उसने क्या कहा, देखिए, शी सेड, उसने कहा, हैव यू कम बैक, हैव यू कम बैक, कि क्या तुम वापस आ गई हो। आई थॉट दैट no one had come back, कि मैंने तो सोचा था कि वापस कोई भी नहीं लौट करके आएगा। तो यहाँ पर ये जो वर्ड्स हैं ये किसके थे, ये मिसेस डोरलिंग के थे, कि मुझे तो ऐसा लगा था कि आप लौट करके ही नहीं आओगे। और इन वर्ड्स को देख करके, इसको देख करके हमें लगता है कि उसने बिल्कुल नरेटर को पहचान लिया था कि वो मिसेस एस की डॉटर है। Next question is, why did not the narrator pay much attention to things around while walking to the station? For the first time after meeting with Mrs. Dorling, she was going to railway station to catch the train, but she did not want to see all these things which were confronted her. कि जो भी उसके सामने जो चीजें आ रही थी जब वो स्टेशन जा रही थी, तो उसने उनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो उसका रीजन क्या था? Yes, while walking to the station, the narrator did not pay much attention to things around, उन सभी चीजों पे उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, because she did not want to upset herself with the sight of streets, वो अपने आप को बिल्कुल अपसेट नहीं करना चाहती थी उन सभी गलियों को देख करके, एंड हाउसेस, और उन सभी घरों को देख करके, which were full of memories from her former life, क्योंकि ये जो गलियां थी, ये घर थे, उसके बचपन से जुड़े हुए थे, उसकी पुरानी यादों से जुड़े हुए थे, और इसीलिए वो अब इन सब चीजों को देख करके अपने आप को अपसेट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उन सब चीजों को देखने के बाद उसको उन सभी पुराने टाइम की याद आ जाती, इसलिए वो उनको क्या कर रही थी, इग्नोर कर रही थी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो, मैं एक ऐसे कमरे में बैठी थी जिसे मैं शायद जानती थी और नहीं भी जानती हूँ। सेज द नरेटर इन द स्टोरी, और ये सब वो कब कहती है, वो जब नरेटर अंदर जाती है मिसेस डोरलिंग की बेटी के साथ और उन सब चीजों को अपने सामने पाती है जो कभी उसकी मदर से बिलोंग करती थी। द एड्रेस, व्हाट प्रॉम्प्टेड हर टू मेक दिस ऑब्जर्वेशन, तो उसने कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से उन्होंने ये यहाँ पे स्टेटमेंट दी कि एक ऐसे कमरे में मैं बैठी थी जिसे शायद मैं नहीं जानती थी और जानती भी थी। द नरेटर फाउंड हरसेल्फ in the midst of things she was familiar
with and which, with and which she did not want to see again, जिनको वो आगे अब नहीं देखना चाहती थी. However, she found them in a strange atmosphere. क्योंकि जब वो मिसेस डोरलिंग के घर रखी हुई हैं वो सारी चीजें, तो उसको बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज लग रही हैं, अजीब लग रही हैं. उनको ऐसा लग रहा है कि वो एक ऑर्डर में डिस्प्ले नहीं हो रही हैं, और वो एक बहुत ही स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर में वो सारी चीजें रखी हुई हैं. वेयर एवरीथिंग was arranged in a tasteless way. बहुत अजीब तरीके से उनको घर में अरेंज किया गया है. The ugly furniture and the muggy smell जैसे एक सीलन वाली स्मेल होती है ना बारिश के मौसम में, कुछ इस तरह की अजीब सी स्मेल वहां से आ रही थी. मगी स्मेल created the feeling that she didn't know the room. वो जानती किस वजह से थी उस रूम को? बिकॉज उसमें जो भी चीजें रखी हुई थी वो सब उसकी मदर की बिलोंगिंग्स थी, उसकी मदर से बिलोंग करती थी. लेकिन दूसरे ही तरफ वो इस तरीके से उनको टेस्टलेस वे में अरेंज किया गया था कि ऑथर को लगा ही नहीं या नरेटर को कि वो उस कमरे को जानती थी, क्योंकि जिस तरीके से उनको अरेंज किया गया था, सो इसीलिए वो उसको स्ट्रेंज भी लग रही थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वॉज द नरेटर एबल टू रिकग्नाइज हर ओन फैमिलियर वूलन टेबल क्लॉथ. तो वहां जब वो रूम के अंदर बैठी हुई थी, सो देयर वाज अ वूलन टेबल क्लॉथ ऑन द टेबल. तो हमें ये बताना है कि उसको जो नरेटर को है वो कैसे पता चला कि वो टेबल क्लॉथ भी उनका ही है. सो द नरेटर फर्स्ट स्टेयर्ड एट द वूलन टेबल क्लॉथ. सबसे पहले तो उसने बहुत ध्यान से उस टेबल क्लॉथ को देखा. देन शी फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न. फिर उसने उन पैटर्न को, जो उस पर डिजाइन्स बने हुए थे, उसको बड़े प्यार से उनके ऊपर हाथ रखा, उनको फॉलो किया. एंड शी रिमेम्बर्ड, उसको फिर याद आया, शी रिमेम्बर्ड दैट समवेयर there was a burn mark, कि कहीं पर इस पे एक जले हुए का निशान है. which had not been repaired. और उसको इतना यकीन था कि अभी तक उसको ठीक भी नहीं किया गया होगा. not been repaired. एट लास्ट, यहाँ पर जो मिसेस डोरलिंग है, उनकी बेटी यहाँ पे नहीं है, वो नरेटर के लिए चाय लेने गई है, वो वहां पे बैठी हुई थी, तो वो उसको देख रही थी बड़े ध्यान से. एंड एट लास्ट शी फाउंड द बर्न मार्क. उसको वो जो बर्न मार्क है वो मिल जाता है, बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ. क्योंकि हम किसी भी चीज को जल्दी से रिपेयर नहीं करते हैं, तो ये सभी के साथ है, कोई चीज खराब हो गई, रिपेयरिंग करने के बजाय उसे ऐसे ही यूज करते रहते हैं और बाद में उसको थ्रो कर देते हैं इंस्टेड ऑफ रिपेयरिंग इट. तो यहाँ पे भी यही है कि उसको यकीन था कि उसको अभी तक भी उसको रिपेयर नहीं किया गया होगा. सो शी फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ. वो बर्न मार्क जो है वो मिल भी जाता है. और जब यहाँ पर जो मिसेस डोरलिंग की बेटी आती है तो उसको सरप्राइज भी होता है कि आपको कैसे पता कि यहाँ पर एक बर्न मार्क था. सो दिस हेल्प्ड her to recognize her own familiar
वूलन टेबल क्लॉथ। तो इस तरह से उसको ये श्योर हो गया कि ये उन्हीं का ही टेबल क्लॉथ है उस बर्न मार्क के थ्रू। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट दैट वुड बी द इजिएस्ट। उन सब चीजों को भूल जाना शायद मेरे लिए आसान होगा। What does the speaker mean by that? स्पीकर का मीनिंग क्या है इस बात को बोलते हुए? What is its significance in the story? और इस लाइन का इस स्टोरी के अंदर क्या सिग्निफिकेंस है? So let's start the answer. That here stands for the address. Here stands for द एड्रेस। ये किसके लिए है? उस एड्रेस के लिए है जिसे अब वो भूल जाना चाहती है। दैट हियर स्टैंड्स फॉर द एड्रेस। द एड्रेस इज इम्पॉर्टेंट। द एड्रेस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इस पूरी स्टोरी में जो एड्रेस है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर द नरेटर। At the beginning of the address is important for the narrator at the beginning of the story क्योंकि ये एड्रेस उसकी मदर ने उसको दिया था तो उसके लिए काफी याद रखना था इस एड्रेस को और वहां से अपनी जो बिलोंगिंग्स है उनको वापस लेकर के आना था, उनको रिकलेक्ट करना था। However, at the end of the story, और हालांकि स्टोरी के आखिर में she resolves to forget it। वो डिसाइड कर लेती है कि मुझे अब इस एड्रेस को भूलना है। to forget it as she wants to break off with the past, क्योंकि अभी वो पास्ट की चीज़ों को भुलाना चाहती है, उन सब चीज़ों को वहीं छोड़ करके आना चाहती है जो उसको बहुत ज़्यादा पेन देती हैं। एंड मूव ऑन विद द प्रेजेंट into the future। पास्ट को भूलना चाहती है, उसे वहीं उसी एड्रेस के साथ छोड़ना चाहती है बिकॉज अगर वो चीज़ों को वापस के लेकर के आती है तो दोबारा से वो चीज़ें उसको बार बार उसकी मदर की याद दिलाएंगी, बार बार उन पास्ट मेमोरीज के बारे में याद दिलाएंगे और इसीलिए उसने डिसाइड किया कि उन सब चीज़ों को वहीं छोड़ देना ज़्यादा अच्छा है बजाय इसके कि मैं अपने साथ लेकर के आऊँ और मुझे अब प्रेजेंट के साथ रहते हुए अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है। सो इट वॉज ऑल अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ द एड्रेस। आई होप कहीं पे भी आपको डाउट रहा होगा तो आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। टेक केयर ऑफ सेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल्सो।